So, today we are going to discuss large scale industries in India. भारत में लार्ज स्केल उद्योग या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत शामिल हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसमें से किसी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम लोग पिकअप करेंगे, चूज करेंगे और फिर उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि उस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का या फिर उस इंडस्ट्री का जो हमारा 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना, उसके दौरान में उसका क्या ग्रोथ रेट रहा, कितना ग्रोथ कर पाया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आउटपुट क्या था उस इंडस्ट्रीज का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस इंडस्ट्री का अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है, उस इंडस्ट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये सारे ट्रेंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उस इंडस्ट्रीज का इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रौनक हियर एंड वेलकम टू आर डेप्ट इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होता क्या है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर रेफर्ड टू एज दोज इंडस्ट्रीज दैट आर हैविंग ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, हाई मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट. Those organizations have a fixed asset of more than 10 crore rupees are considered to be large scale industries. बड़े पैमाने में उद्योगों को उन उद्योगों के रूप में जाना जाता है जिनमें विशाल बुनियादी ढांचा, कच्चा माल, उच्च जनशक्ति की आवश्यकताएं और बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जिन संगठनों के पास 10 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति होती है, उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग माना जाता है। बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो रॉ मटेरियल होता है, जिसे हम लोग कच्चे माल कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग ढांचा भी कह सकते हैं या बुनियादी ढांचा, वो बहुत ही बड़े पैमाने पे ज़रूरत होती है। और जितने भी वहाँ पे लेबर काम करेंगे, वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जिन इंडस्ट्रीज़ के पास 10 करोड़ रुपए या फिर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एसेट या फिर हम लोग कह सकते हैं कि संपत्ति होती है, उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कुछ मुख्य इंडस्ट्री हैं, जैसे कि सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, देन शुगर इंडस्ट्री, देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री। तो ये कुछ मुख्य 5 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो कि इंडिया में है, उसको हम लोग पिकअप किए हैं। है तो और भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम लोग 5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिकअप करते हैं कॉटन इंडस्ट्री को। Since ancient times, India's cotton industry has primarily produced textile, providing major employment for both skilled and unskilled workers and supporting the growth of the national economy. प्राचीन काल से भारत में कपास उद्योग ने मुख्य रूप से कपड़ा उत्पादन किया है, जो कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों के लिए प्रमुख रोजगार प्रदान करता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करता है। हम लोग को पता है कि हमारे पूर्वज या फिर बहुत ही प्राचीन काल से भारत में कपास की खेती या फिर हम लोग कह सकते हैं कपास का उत्पादन या फिर कपास से बनने वाले कपड़े का जो निर्माण है, वो भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। इस कपास उद्योग में हम लोग देखे हैं कि जितने भी स्किल्ड लेबर हैं, जो जिसे हम लोग कुशल, और जितने भी अनस्किल्ड लेबर है, वो दोनों मिलके काम करते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। हम लोग को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कृषि क्षेत्र में है और उस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कपास की खेती में या फिर कॉटन इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की क्षमता है या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जो प्रक्रिया है, उसमें लेबर एम्प्लॉयमेंट का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। After synthetic fibers, the cotton industry in India is regarded as having the second largest level of development. हम लोग को पता है कि कॉटन इंडस्ट्रीज का हम लोग सब्स्टिट्यूट यानी उसका एक विस्थापन जो वस्तु है वो हम लोग ढूंढ लिए हैं, जो कि है सिंथेटिक फाइबर।
सिंथेटिक फाइबर का हम लोग बहुत ही कॉमन रूप से यूज़ कर रहे हैं और इसी के वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट हो गया है अभी इंडिया में। वरना जब सिंथेटिक फाइबर का जब खोज हम लोग नहीं किए थे, उस समय जो कॉटन था वो नंबर 1 पे था। बेसिकली क्या है कि कॉटन थोड़ा महंगा भी आता है, थोड़ा रेयर भी आता है, तो उसी के वजह से हम लोग सिंथेटिक फाइबर का डेवलपमेंट किए या फिर प्रोडक्शन किए। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि कॉटन जो है वो नेचर से बनता है, सिंथेटिक फाइबर जो है वो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है। India is the world's largest producer of cotton, contributing 18% of worldwide production. Additionally, it cultivates the most cotton, accounting for nearly 25% of all agricultural land worldwide. भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है जो विश्वव्यापी उत्पादन में 18% का योगदान देता है। इसके अतिरिक्त यह सबसे अधिक कपास की खेती करता है जो दुनिया भर की कुल कृषि भूमि का लगभग 25% है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो कपास की खेती में भारत सबसे दुनिया में सबसे नंबर 1 है और पूरी दुनिया में जितने भी कपास होते हैं, जितने भी कपास का उत्पादन किया जाता है पूरी दुनिया में, उसका 18% अकेले भारत में उत्पादन किया जाता है और पूरी दुनिया में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसका 25% जो कि इंडिया में उस पर कपास की खेती होती है। दुनिया भर में जितने भी कृषि भूमि है उसका लगभग हम लोग कह सकते हैं कि भारत में 25% जो है उस भूमि पे कपास की खेती होती है। द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, भारत में सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्यों की कुछ लिस्ट इस प्रकार है: गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये कुछ राज्य हैं जिसमें कपास की खेती का उत्पादन या फिर कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। The first cotton mill in India was established in 1818 at Fort Gloucester near Kolkata, but was a commercial failure. The second cotton mill in India was established by KGN Dabur in 1854 and was named Bombay Spinning and Weaving Company. भारत का सबसे पहला कपास मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित किया गया था, लेकिन वह कुछ कॉमर्शियल रीजन के वजह से फेल हो गया था। वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था या सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन भारत में दूसरी कपास मिल की स्थापना 1854 में की गई थी जो कि KGN डाबर द्वारा की गई थी और इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी रखा गया था। This mill is said to mark the true foundation of modern cotton industry in India. ये जो इंडस्ट्री स्थापित की गई थी KGN डाबर के द्वारा 1854 में, उसे भारत में आधुनिक कपास उद्योग की सच्ची नींव का प्रतीक माना जाता है, जो कि अहमदाबाद में था और जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, एज वी ऑल नो। अब देखते हैं कि जो कपास है या फिर कॉटन इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या उसका ग्रोथ रेट रहा या फिर क्या ट्रेंड रहा। इन अप्रैल 1991, दैट इज ऑन द ईव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, there were 378 cotton mills consisting of 103 spinning mills and 275 composite mills. Basically, what is composite mill? Composite mills spin the yarn, यहाँ पे YARN होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, YARN है ना, yarn with fabrics and process them under one roof. अप्रैल 1951 में यानी भारत में आर्थिक नियोजन की पूर्व संध्या पर 378 कपास मिलें थीं, जिनमें से 103 कताई मिले और 275 मिश्रित मिले थी। मिश्रित मिले में बेसिकली होता क्या है, कपड़े बनती है, उन्हें एक ही छत के नीचे संसाधित किया जाता है और सूती काती जाती है। The general policy, wait a second. The general policy during 5-year plans has been expanded the spending capacity of the industry so that more yarn is made available for weaving both in the organized and unorganized sector in the economy. पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सामान्य नीति में उद्योगों की व्यय क्षमता का विस्तार किया गया ताकि अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में बुनाई के लिए अधिक धागा उपलब्ध कराया जा सके। बेसिकली यार्न का मतलब होता है धागा जिससे कपड़े बनते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में
उद्योगों की जो व्यय क्षमता थी उसका विस्तार किया गया, उसे एक्सपेंड किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा धागा का प्रोडक्शन हो सके और जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े के निर्माण हो सके। तो ये बेसिकली कुछ हम लोग हिस्ट्री के तौर पे ले सकते हैं कि 5 ईयर प्लानिंग जो था पंचवर्षीय योजना, उस समय जो भारत में क्या स्थिति थी कॉटन इंडस्ट्री की। बेसिकली अगर हम लोग एक लाइन में याद करना चाहे तो हो सकता है कि 1951 में 378 कॉटन मिल्स थे, जिसमें 103 स्पिनिंग मिल्स थे और 275 कंपोजिट मिल थे। और उस पंचवर्षीय योजना के दौरान में जो उद्योगों की व्यय क्षमता थी उसको बढ़ाया गया ताकि जो कपड़े के निर्माण है या फिर धागे का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। The capital investment in cotton textile industry is estimated to rupees 2.70 crores. The annual value of output amount to about 2500 crores. सूती कपड़ा उद्योग में निवेश की गई पूंजी 270 करोड़ रुपए की अनुमानित है। उत्पादन का वार्षिक मूल्य लगभग 2500 करोड़ रुपए है। कपास उद्योग में नियरली 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है और उससे लगभग 2500 करोड़ रुपए के आउटपुट जनरेट होने की अनुमान की गई थी। The industry provide direct employment to about 260 lakh person, which forms about 20% of the total employment in the organized sector. Indirect employment provided by the industry runs into several means. हम लोगों को पता है कि कपास उद्योग में 260 लाख पर्सन लोगों को रोजगार मिला है, जो कि भारत में जितने भी या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लोग रोजगार की स्थिति में है उस रोजगार की 20% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो अकेले कपास उद्योग से होता है। ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो गई, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी लोग हैं, 7 मिलियंस पर्सन्स है जो कि काम कर रहे हैं। ये तो ऑर्गेनाइज डेटा जो कि डेटा कलेक्ट किया गया, जो डेटा मिल गया कि इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, बट बहुत ऐसे जगह भी है जहां से कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो वैसे जगह भी है जहां पे लोग कपास उद्योग में काम कर रहे हैं। ये कुछ आउटपुट इन द इंडस्ट्री है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड disparate sector, namely the mill, the handlooms and the powerlooms. The mill manufacturing cloth come under organized sector, while the other two are generally included in the organized sector. सूती कपड़ा उद्योग में 3 परस्पर अन्य और असमान क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र हैं जो कि मिल, हथकरघा और बिजली करघे हैं, जिसमें से कपड़ा बनाने वाली मिल संगठित क्षेत्र के अंदर आती है, जबकि अन्य 2 मिल जो कि हथकरघा और बिजली करघा है, ये असंगठित क्षेत्र में शामिल है। हम लोग कह सकते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री में 3 तरह के इंडस्ट्रीज या फिर 3 तरह के सेक्टर या फिर 3 तरह के क्षेत्र आते हैं, जो कि हैं मिल, हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स। हैंडलूम बेसिकली होता है हथकरघा, जिसमें हाथों के द्वारा, हाथों की मदद से कपड़े की बुनाई की जाती है धागों की मदद से। पावर मिल होता है जिसमें बिजली की सहायता से कपड़ों की बुनाई होती है धागों की मदद से। और इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ रेट रहा है वो इंक्रीजिंग रेट में रहा है। 2009 की बात करें तो उसमें 70 था, वो इंक्रीज होते होते 2023 प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग टू 26 है अभी US$ बिलियन के अकॉर्डिंग। ये ग्रोथ ट्रेंड है जो दिखा रहा है कि हमारा कॉटन इंडस्ट्री ग्रो करते जा रहा है। अब कुछ रीसेंट ट्रेंड्स देखते हैं कि रीसेंट ट्रेंड जो है वो कॉटन इंडस्ट्री का क्या रहा है। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन yarns grew by 2.08% in the value terms during 2017-18। 2017-18 के दौरान मूल्य के संदर्भ में सूती धागों का निर्यात 2.08% बढ़ा है। जो हम लोग कॉटन यार्न जिसे हम लोग धागे कहते हैं उसका एक्सपोर्ट में 2.08% का बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में भारत में सूती वस्त्रों के निर्यात में मामूली 0.09% की वृद्धि हुई थी। ये जो ग्रोथ रेट है काफ़ी कम है, लेकिन इंक्रीजिंग है, ये प्लस पॉइंट है। डिक्रीजिंग नहीं है, ये अच्छी बात है ना, कि हमारा 0.09% ही एक्सपोर्ट हम लोग का बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ा है, ये पॉजिटिव केस है हमारा। Cotton fabric reported a growth rate of 5.36% during the financial year of 2017-18। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सूती कपड़ों में 5.36% की वृद्धि दर्ज की गई। अब हम लोग देखते हैं कि कॉटन इंडस्ट्रीज का इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, कि वो अर्थव्यवस्था में क्या योगदान, क्या भूमिका निभाती है।
इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, अकाउंटिंग फॉर नियर अप्रॉक्स 38% ऑफ ग्लोबल कॉटन acreage and 23% ऑफ ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जो वैश्विक कपास क्षेत्र का लगभग 38% और वैश्विक कपास उत्पादन का 23% हिस्सा है। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जो विश्व में जितने भी कपास के क्षेत्र हैं, पूरी दुनिया में कपास जितने भी एरिया में उगाया जाता है उसका 38% जो एरिया है वो अकेले भारत में है। और विश्व में जितना भी कपास का उत्पादन होता है उस उत्पादन का 23% अप्रॉक्स 23% जो हिस्सा है वो भारत से होता है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर आफ्टर चाइना। यह दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत जो है वो अमेरिका के बाद कॉटन निर्यात करने वाला दूसरा देश है और चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कॉटन का पूरी दुनिया में। उसके बाद विद इन द कंट्री महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन। भारत के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है कॉटन का वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि 41.2 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद फॉलोड बाय गुजरात at 27.1 lakh hectare and Telangana 17.9 lakh hectare. Together, these three states count for 72% of the total cotton acreage in the country. भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो महाराष्ट्र में उगाया जाता है, उसके बाद गुजरात में और उसके बाद तेलंगाना में। और इन तीन राज्यों को अगर हम लोग मिला दें तो पूरे भारत में जितना कॉटन उगाया जाता है उसका ये तीन राज्य मिलके 72% कॉटन की खेती करते हैं या फिर कपास का उत्पादन करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग एक ही वीडियो में सारे इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस की कॉटन इंडस्ट्री, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे इंडस्ट्रीज़ के। हम लोग कम से कम वीडियोज़ में सारे इंडस्ट्रीज़ को कवर अप करने का कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो हम लोग मिलते हैं वीडियो